अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट टेंशन इन स्ट्रिंग। बच्चे टेंशन इन स्ट्रिंग जो है आपके पास टू केसेस हैं। फर्स्ट केस इज़ अबाउट व्हेन बॉडीज़ मूव वर्टिकली, जब आपके पास टू बॉडीज़ हों और वो वर्टिकल पोजीशन में मूव कर रही हों। और दूसरा केस क्या है कि अगर एक बॉडी जो है वर्टिकल मूव कर रही हो और दूसरी बॉडी जो है हॉरिजेंटली मूव कर रही हो, तो तब आपके पास जो है टेंशन इन स्ट्रिंग क्या होगा। तो आज की क्लास में जो है हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ टेंशन इन स्ट्रिंग, और फर्स्ट केस ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग को डिस्कस करेंगे विच इज़ व्हेन बॉडीज मूव वर्टिकली। आपके पास बॉडीज जो है किस तरह मूव करती हैं वर्टिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें कुछ पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। नो व्हाट इज़ पुली, आपके पास पुली क्या होती है, वाई पुली इज़ यूज्ड एंड वेयर पुली इज़ यूज्ड। बच्चे इसकी जो है मैं आपके साथ जो है वो स्मॉल वीडियो शेयर करूँगी ताकि आपको जो है पुली का टॉपिक क्लियर हो जाए। और आई होप ये आपने जो है अब 8th क्लास में पुली का टॉपिक स्टडी भी किया होगा। तो मैं आपके लिए जो है स्मॉल वीडियो शेयर करूँगी जिसमें आपको पुली क्लियर हो जाएगा कि आपके पास पुली होता क्या है। तो बच्चे अब देखो आज के टॉपिक पे आ जाओ। केस फर्स्ट है बच्चे, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो हैं ये दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो बच्चे मैंने क्या किया, एक पुली ली और पुली से मैंने जो है स्ट्रिंग पास की जिससे दो मास जो है मैंने हैंग किए हुए थे एज शोन इन अ फिगर। तो बच्चे पुली से आप देखो आपके पास एक जो है स्ट्रिंग पास हुई हुई है और एक साइड पे स्ट्रिंग के मैंने मास M2 को ज्वाइन किया हुआ है और स्ट्रिंग की दूसरी साइड A से मैंने M1 को ज्वाइन किया। अब इसकी थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन है कि हमने टू बॉडीज़ को कंसीडर किया। बॉडी ए का जो मास था उसको हमने डिनोट किया M1 से, बॉडी बी का मास जो था उसको मैंने M2 से डिनोट किया, और हमने ये अज्यूम किया कि बॉडी ए का जो मास है वो ग्रेटर है बॉडी बी से। तो ये छोटी सी बात है, जब बॉडी ए का मास ज़्यादा होगा बी से तो बॉडी ए जो है वो मूव करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और आपके पास बॉडी बी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अब इस फिगर में भी वही चीज़ क्लियर की है कि जब आपके पास बॉडी ए का मास M1 इज़ ग्रेटर देन बॉडी बी मास M2, तो बॉडी ए जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो आपके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगी। लेकिन बॉडी बी जो है आपके पास किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसकी एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। बच्चे नेक्स्ट जो है पॉइंट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है कि बच्चे आपके पास, मैंने जब आपको मास और वेट का पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास वेट जो है बॉडी का डिफाइन होता है ऐसी फोर्स जिसकी वजह से वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्शन फील करती है। तो बच्चे अब देखो बॉडी ए का वेट क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अब इसी तरह बॉडी ए का और बी का दोनों का वेट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और वेट जो है किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। तो बच्चे वेट से ऑपोजिट एक फोर्स लगती है जिसको हम टेंशन बोलते हैं, टेंशन इन स्ट्रिंग। तो टेंशन इन स्ट्रिंग और वेट हमेशा क्या होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो हमने जो है अब इस केस को डिस्कस करना है। सिंपल दोबारा से मैंने फिगर ड्रॉ की, वही दो बॉडीज़ ली ए और बी। ए का मास ग्रेटर था बॉडी बी से, बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसी डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन होती है। देखो बॉडी ए जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही तो एक्सेलरेशन भी इसकी डाउनवर्ड होगी, और बॉडी बी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन भी उसकी डायरेक्शन में होगी। तो वेट दोनों का डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अब देखो बच्चे आपके पास W किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल। तो अगर बॉडी A का मैंने वेट को डिनोट करती हूँ W1 से, तो उसका मास वेट क्या हो जाएगा, W1 mg। इसी तरह अगर मैं बॉडी B का वेट W2 से शो करूँगी तो उसका मास M2 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। As we know that M1 mass is greater than M2, then body A having mass M1 moving downward direction with acceleration A
वापस वही चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपके पास बॉडी M1 का मास ज़्यादा है बॉडी B से, तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में M1 मूव करेगा, किस एक्सेलरेशन के साथ, A एक्सेलरेशन के साथ। अब हमने क्या डिस्कस करना है, हमने ये डिस्कस करना है कि बॉडी A पे कौन सी फोर्सेस लग रही हैं और बॉडी B पे कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। तो बच्चे आप देखो, फर्स्ट फोर्स क्या लग रही है आपके पास बॉडी A पे, वो है उसका वेट, और बॉडी A का वेट जो है हम W1 से शो करेंगे, विच इज़ इक्वल टू M1 मल्टीप्लाई बाय G। M जो है मास ऑफ बॉडी A है और G आपके पास क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो ये किस डायरेक्शन में वेट लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फर्स्ट पॉइंट आई होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या है आपके पास, बॉडी ए की टेंशन किस डायरेक्शन में होगी। तो बच्चे साथ में मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, W1mg वाली लाइन देखें, उसमें इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो वेट से हमेशा किस डायरेक्शन में होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। नेक्स्ट देखें, एज द बॉडी मूविंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन A, देयरफॉर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन इज गिवन बाय। अब हमारे पास क्या है कि बॉडी A जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन A के साथ मूव कर रही है, और उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं उस चीज़ को जो है हमने फाइंड करना है कि। तो बच्चे हमने जो है फोर्स, हमारे पास देखें दो फोर्सेस लग रही थी, फोर्स इज इक्वल टू, अब हमने चेक करना है कि वो फोर्सेस कौन सी हैं जो बॉडी पे लग रही हैं। तो उन्हीं 2 पॉइंट्स को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। बच्चे फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि फोर्स जो लग रही है F इज़ इक्वल टू, एक फोर्स लग रही थी, वेट लग रहा था, और उससे वेट के ऑपोजिट एक फोर्स लग रही थी, टेंशन लग रही थी। किस बॉडी पे, बॉडी A को डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे पास ये इक्वेशन कैसे आई कि हमने जो है वो 2 पॉइंट्स जो हैं लास्ट प्रीवियस स्लाइड में जो डिस्कस किए हैं उसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट था कि हमने बॉडी A पे जो है फोर्सेस जो है फाइंड करनी है कि कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। तो फर्स्ट फोर्स इज इक्वल टू, एक उसका वेट लग रहा था और वेट से ऑपोजिट एक फोर्स लग रही थी विच इज़ टेंशन। तो बच्चे यहाँ पे अब हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को जो है अप्लाई करना है। बच्चे अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए जल्दी से क्लियर हो जाएगा जिन्होंने न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को अच्छे से क्लियरली जो है समझा है। अब जिन स्टूडेंट्स को न्यूटन सेकंड लॉ समझ नहीं आया बच्चे, वो ये नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्लियर करें और उसके बाद इस लेक्चर को लें। तो बच्चे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। वापस थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था कि आपके पास हम किसी बॉडी पे जितनी फोर्स अप्लाई करते हैं उतनी एक्सेलरेशन होती है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ बॉडी, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितनी हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। अब इस F की जगह देखो मैंने क्या पुट करना है, एम ए, लेकिन हम मास 1 के लिए लिख रहे हैं इक्वेशन, तो M1 आ जाएगा। तो M1A इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट देखें मास हमने लिखना है, वेट आपके पास किसके इक्वल था, इक्वेशन फर्स्ट ऊपर वाली इक्वेशन में अब वेट की वैल्यूज हम पुट करेंगे mg, लेकिन वेट 1 था तो मास भी 1 आ जाएगा माइनस टेंशन। तो आपके पास फोर्स की जगह मैंने क्या पुट किया, M1A। M1A क्यों आया, क्योंकि बॉडी A का मास M1 था, साथ में एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो गई। वेट की जगह mg पुट करेंगे, लेकिन वेट 1 था तो M1g आ जाएगा माइनस टेंशन t। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने बॉडी A के लिए लिख लिया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। अब हमने डिस्कस करना है कि कौन सी फोर्सेस जो हैं बॉडी B पे लग रही हैं। तो बच्चे सेम जितनी फोर्सेस जो हैं आपके पास बॉडी A पे लग रही थी उतनी फोर्सेस अप्लाई हो रही ना बॉडी B पे भी, उसकी भी कोई ना कोई वेट होगा, उसके भी कोई आपके पास क्या होगे, टेंशन होगी स्ट्रिंग में। तो फर्स्ट पॉइंट देखें, इट्स वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, उसका भी वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहा है। मैंने छोटी सी एक आपके साथ एक वर्टिकल डायग्राम शो कर दी कि वेट 2 जो था उसका बॉडी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, तो वो इक्वल होगा M2G।
बॉडी बी का जो मास है वो मैं किससे शो करूँगी, m2 के साथ, और बॉडी बी का वेट भी मैं w2 के साथ शो करूँगी। नेक्स्ट देखिए, टेंशन टी ऑफ द स्ट्रिंग इज एक्टिंग अपवर्ड। सेम वेट अगर डाउनवर्ड है तो आपके पास टेंशन जो है किस में होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। नेक्स्ट देखें आपके पास, एज द बॉडी बी मूव्स अपवर्ड विद द सेम एक्सेलरेशन देयरफॉर नेट फोर्स। अगर बॉडी बी जो है वो बॉडी ए की वजह से ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी, और उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और टेंशन भी उसकी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब इसके लिए भी हमने नेट फोर्स या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए फॉर्मूला लिखना है। तो नेक्स्ट देखें आपके पास, फोर्स इज इक्वल टू टेंशन माइनस वेट। बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो ग्रेविटी से क्या हो जा रही है, ऊपर जा रही है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, एफ इज इक्वल टू टेंशन माइनस वेट टू, बॉडी टू के लिए। अब इसके लिए नेक्स्ट हमने फॉर्मूला लिखा लॉ ऑफ मोशन के लिए। आपको पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। तो बॉडी टू के लिए लिखेंगे तो बॉडी टू का मास किससे डिनोट कर रहे थे, m2 इंटू ए इज इक्वल टू टेंशन टी माइनस वेट टू किसके इक्वल है, m2g। m2g दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, m2 क्या है, मास ऑफ बॉडी बी है, साथ में हमने क्या कर दिया, ग्रेविटी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो रहा है। मैथमेटिकल फार्मूला ज़्यादा है, इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हमने उस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। तो बच्चे जो है मैंने आपके लिए फर्स्ट इक्वेशन बॉडी ए की और सेकंड इक्वेशन बॉडी बी की दोबारा से आपके लिए लिख दी है। तो फर्स्ट बॉडी ए की इक्वेशन क्या थी, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी इज इक्वल टू बॉडी बी की इक्वेशन क्या थी, m2a इज इक्वल टू टेंशन माइनस m2g। अब इन टू इक्वेशंस को क्या करना है, हमने ऐड करना है। तो ऊपर नीचे ही रख लें, m1a डिवाइड प्लस m2a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, और साथ में सेकंड इक्वेशन के साथ प्लस करना है। अब देखो बच्चे, m1a और m2a जो है वो प्लस नहीं हो सकते, ये डिफरेंट जो है आपके पास नंबर्स हैं। m1a प्लस m2a आपके पास इस तरह आ जाएगा, टेंशन और टेंशन प्लस माइनस माइनस क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो आपके पास टेंशन कैंसिल आउट हो गई और m1g माइनस m2g आ गया। नेक्स्ट देखें, अब ऊपर वाली इक्वेशन में एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो एक्सेलरेशन जब कॉमन आ गई तो m1 प्लस m2 रह जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ से नेक्स्ट इक्वल टू की राइट हैंड साइड से मैंने क्या लिया, g को कॉमन ले लिया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कॉमन ले लिया। तो मेरे पास वैल्यू क्या बच गई, m1 माइनस m2। अब देखो बच्चे, मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दिया, लेकिन m1 प्लस m2 जो है एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो राइट हैंड साइड के साथ जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। ये मेरे पास अगर जो है मेरे पास दो मासेस हों और ग्रेविटी की वैल्यू हो तो मैं एक्सेलरेशन किस फॉर्मूले से फाइंड करूँगी, इस फॉर्मूले से फाइंड करूँगी, इक्वेशन नंबर 3 से। तो ये फार्मूलाज आपने अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपके पास दो मासेस हैं, वर्टिकली हैंग हैं, एक मास जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक मास अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फाइंड दिस एक्सेलरेशन। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ईजी होगा जिनको ये फार्मूला फिंगर टिप्स पे याद होगा। तो परेशान नहीं होना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, अब हमने टेंशन इन अ स्ट्रिंग कैसे फाइंड करेंगे। तो हम उन्हीं टू इक्वेशंस को लेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। फर्स्ट हमने प्लस किया था एक्सेलरेशन निकालने के लिए, अब हम इनको डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मैंने डिवाइड किया है, m1a डिवाइडेड बाय m2a इज इक्वल टू m1g माइनस टी डिवाइडेड बाय t माइनस m2g। अब देखो बच्चे, a और ये क्या हो रहे हैं, कैंसल आउट हो रहे हैं। तो मेरे पास वैल्यू क्या बच गई, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशंस देखो a और a कैंसल आउट हो गए, तो m1 डिवाइडेड बाय m2 रह गया
और आपके पास अगली इक्वेशन क्या आ गई, m1g माइनस टी डिवाइडेड बाय टी माइनस m2g। नेक्स्ट देखें, अब हमने टेंशन की वैल्यू निकालनी है, तो और कोई आपके पास मेथड नहीं है, आप सिंपली क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, m1 को t माइनस m2g के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू m2 m1g माइनस टी। अब देखो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, m1t माइनस m1 m2g इज इक्वल टू m1 m2g माइनस t m2। अब हमने टेंशन वाली टर्म्स को अलहदा कर लेना है और जी की टर्म्स को अलहदा कर लेना है इक्वल टू की साइड पे। तो बच्चे अब देखो m1t इसके साथ राइट हैंड साइड पे क्या है, m2t है, तो वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के साथ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो m1t प्लस t m2, और सिंपली आपके पास m1 m2g है, और इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, माइनस m1 m2g, तो वो इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब देखो दोनों को प्लस करो तो यू विल गेट 2m1 m2g, और यहाँ से ऊपर वाली से हमने क्या ले लिया, टेंशन को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या बच गई, m1 m2। अब हमने टेंशन की वैल्यूज़ निकालनी है, तो m1 प्लस m2 को राइट हैंड साइड पे जाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास अगर दो मासेस की वैल्यूज़ हों, m1 और m2 की वैल्यूज़ हों, तो हम जो हैं टेंशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ग्रेविटी की तो वैल्यू कांस्टेंट 10 है, तो हम पुट करके फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास पेपर में मोस्टली क्वेश्चंस इस तरह के आ जाते हैं आपके पास, और मैं नेक्स्ट असेसमेंट में इस तरह के क्वेश्चंस दूंगी भी कि आपके पास दो मासेस दे दूंगी, ग्रेविटी की वैल्यू दे दूंगी, और बोलूँगी कि फिगर भी ड्रॉ करो और साथ में क्या करो, टेंशन और एक्सेलरेशन भी फाइंड करो। तो लास्ट में देखें इक्वेशन, above equation show the tension in string is not equal to the weight but also depend upon mass and gravity value. Thank you so much.